हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल द वीडियोस एंड आल्सो कमेंट्स। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं कमेंट्स का भी एज़ यूजुअल आंसर कर सकूं, बट यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चन। अब एक चीज़ जो उसके अंदर जो मैंने नोटिस की है और कुछ लोगों ने बात भी की है कि दे आर स्टिल अनश्योर अबाउट स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स। एब्सोल्युटली अब काफ़ी कुछ आ जाएगा, यानी कि इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के कई वे हैं, लेकिन चले एटलीस्ट तो वी गॉट सम सेंस कि एग्जैक्टली ये क्या है, और देन फिर हम अपनी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो अब मैंने कवर करने की जो कोशिश की है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू नो वन बाय वन। और एक दफ़ा हम सिंप्लीफाई कर लें, देन फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि कौन सी सिचुएशन या कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए किन हालात में बेटर है। ठीक है। अब स्टॉक की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि स्टॉक रिप्रेजेंट अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग अ क्लेम ऑन द कंपनीज अर्निंग एंड एसेट्स। एज सच, stockholders are partial owners of the company. When the value of the business rise or fall, so does the value of the stock. तो सिंपल वर्ड्स में क्या है भैया कि स्टॉक जो है वो एक तरह की आपकी ऑनरशिप जो है उस कंपनी के अंदर है। ठीक है। आप उसकी अर्निंग में भी, उसकी एसेट्स में भी आप जो है वो पार्शल ऑनर्स होते हैं। ठीक है, आपके पास कंपनी रन करने के राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो भी उस कंपनी का अप है, यानी कि राइजेज एंड फॉल्स हैं, वो तमाम का तमाम एज अ स्टॉक होल्डर आप बियर करते हो। तो स्टॉक मीन वन कंपनी के स्टॉक्स। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिसर्च से कोई भी स्टॉक जो है वो सिलेक्ट करते हैं और बाय करते हैं। तो इट्स जस्ट अ वन कंपोनेंट। अगर 10 कंपनी के स्टॉक आप बाय कर रहे हो तो आपका इसका मतलब है कि आप जो स्टेक होल्डर हो वो आप, यानी कि स्टॉक जो आपके पास हैं वो 10 कंपनी के हो गए, तो आपकी हिस्सेदारी 10 कंपनियों में हो गई इन दैट सेंस। और एब्सोल्युटली माइनर होगा, आपके पास रन करने के राइट्स नहीं होंगे, बट एटलीस्ट यू आर समहाउ ऑनर्स। लेकिन अगेन उसका जो भी फिर राइजेज और फॉल्स होंगे वो आप पर भी इफेक्ट होंगे और डेफिनेटली कंपनी पर भी। तो ये तो होगी स्टॉक की डेफिनेशन। अब बात आ रही है कि जी मुझे तो 50 कंपनी के शेयर्स लेने हैं। अब 50 कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो डेफिनेटली फिर मुझे अब 50 कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब इट्स नॉट इजी। तो अब और लेने भी मुझे बेस्ट शेयर है, क्योंकि रिसर्च तो हमने करनी नहीं, ठीक है ना। हमें तो पका पकाया चाहिए, बस पक गया हमने खा लिया। तो फिर क्या किया जाए फिर जी? ऐसे दोस्तों, ऐसे बंदों के लिए जो कोई रिसर्च नहीं करना चाह रहे, और आई मीन फ्रैंकली आई एम एग्री विद यू कि स्टॉक सिलेक्शन इजी जॉब नहीं होता। आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे अब मार्केट में 18 साल हो गए हैं। बिलीव मी, सम टाइम सिलेक्शंस गलत हो जाती हैं, बट अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। इस तरह लोग तो 40 40 50 50 साल से मार्केट में बैठे हुए हैं, तो डिपेंड्स। तो ऐसे लोगों के लिए जो मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फिर ईटीएफ लॉन्च होती है। अब ईटीएफ क्या है कि एन ईटीएफ इज़ द बास्केट ऑफ शेयर्स दैट हैज़ बीन पुट टुगेदर इन वन स्टॉक। व्हेन यू बाय एन ईटीएफ, you are essentially buy one stock ETF, which inverts in multiple shares. It's a great vehicle for investor to get access to a diversified portfolio. ये डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी महाना वालों से कि वहाँ पर थी, तो आई लाइक दिस डेफिनेशन। सिंपल लगी तो मैंने कहा मैं आपको इसी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अब क्या बात हुई कि मैंने जी मुझे मल्टीपल स्टॉक चाहिए, और लेकिन एक ही जो है वो स्टॉक के थ्रू चाहिए। तो भाई ऐसों के लिए फिर हमने ईटीएफ आपके लिए अवेलेबल है। ईटीएफ 10 शेयर का भी हो सकता है, हमें 10 कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, 50 कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं, 500 कंपनीज के शेयर भी हो सकते हैं, 1000 कंपनी के शेयर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द ईटीएफ। तो इस सिचुएशन में जब आप यू आर नॉट श्योर कि स्टॉक की सिलेक्शन कैसे करूं, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसको आई मीन हाउ इट विल हेल्प मी बेटर, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ईटीएफ स्टॉक। ठीक है। अब ईटीएफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रॉब्ली फ्यू वीक्स बैक शेयर भी किया था
जिसमें मैंने बताया था कि महाना का ईटीएफ भी था, जेएस का भी है, एचबीएल का भी है, मेज़ान का है, यूबीएल का है, एनआईटी का है। तो आप इंडिविजुअली ईटीएफ को देख लें और जो भी स्टॉक्स आपको लगता है कि आपको बाय करने हैं, आप उस ईटीएफ को बाय कर लें। क्योंकि अगर एक बंदा एमसीबी ढूंढ रहा है, दूसरा मिज़ान ढूंढ रहा है, अब अगर एक ईटीएफ में एमसीबी नहीं है तो वो ईटीएफ वो देख ले जिसमें एमसीबी है, और जिसको मिज़ान वाला चाहिए वो उसको देख ले। तो यानी कि आप ईटीएफ सेलेक्ट करें अपनी सेंस के मुताबिक, जो आपको लगता है बेहतर ईटीएफ होगा फॉर योर डिसीजन। तो अब समझ आ गई कि स्टॉक एक सिंगल एंटिटी है, एक कंपनी का होता है और आप उसको बाय करते हैं। ईटीएफ एक तरह की बास्केट होती है डिफरेंट स्टॉक्स की, और डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक एक ही बास्केट में डाल दिए जाते हैं और उस ईटीएफ की एक वैल्यू बना ली जाती है। और वो जब भी आप एक ईटीएफ बाय करते हैं तो आप बेसिकली उन तमाम कंपनीज के स्टॉक बाय करते हैं और उसके अंदर फिर शेयर हो जाता है। सपोज अगर एक ईटीएफ के अंदर, जैसे अब महाना वाले बताते हैं, जैसे उनके पास सपोज 30 उन्होंने शो करवाए हुए हैं, राइट, जिसके अंदर मल्टीपल स्टॉक्स हैं। तो आप अगर उनको देख लें तो इट बेसिकली गिव यू सम क्लैरिटी। तो अगर हम, ठीक है, तो दैट्स द थिंग इज क्लियर हियर। कुछ फर्दर आपको बता देता हूँ। अब हम दो ईटीएफ को देखते हैं और देन सी के ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स सी के हमारे पास महाना का ईटीएफ देखो, इसमें आपके पास ये एलोकेशन आ गई। अब ये स्टॉक्स जो हैं वो इस महाना के ईटीएफ में अवेलेबल हैं, जिसमें हब पावर है, मेज़ान है, एंग्रो फर्टिलाइज़र है, एंग्रो कॉरपोरेशन है, सिस्टम है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, लकी सीमेंट है, मिलर ट्रैक्टर है और मारी है। ये कुछ हैं, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास 10.23% हब है, इसी तरह 7.10% एंग्रो है। तो यू कैन सी द स्टॉक सिलेक्शन। तो इफ़ यू आर लुकिंग कि नहीं जी मेरे पास इन तमाम कंपनी के शेयर्स हों, तो बजाय कि आप इंडिविजुअल बाय करो, यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, तो आप क्या करो कि आप आराम से महाना वालों का ये वाला ईटीएफ अपने स्टॉक अकाउंट के थ्रू बाय कर लो। तो होगा क्या कि यू आर द ऑनर ऑफ ऑल दीज शेयर्स। अब जी इसमें क्या आ रहा है कि जी मेज़ान नज़र आ रहा है, अब लकी सीमेंट है जी, मुझे तो डीजी सीमेंट चाहिए। अच्छा जी, अब आपको डीजी सीमेंट चाहिए, चलें देखते हैं, मेज़ान पे चलते हैं जी। अब मेज़ान का ईटीएफ क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी मेरे पास लकी भी है, पीपीएल भी है, डीजी। हाँ ये देखें जी, अब डीजी इनके पास पड़ा हुआ है, इनके पास डीजी है, मैपल लीफ है, ओजीडीसी है, पीएसओ है, सर्ल है, आईएसएल है, एंग्रो है, यूनिटी है, ईफर्ट है और पीओएल है। अब इनके पास मेरा ख्याल ईफर्ट और पीओएल शायद नहीं ना हो, तो इनके पास पीपीएल है, पीओएल शायद ना हो, नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो इस प्रॉब्ली हो भी सकता है क्योंकि सब नहीं है स्टॉक्स के, इनकी जो होता है वो अदर्स में भी होते हैं, जैसे अभी इन्होंने इसमें बताया होगा कि इनके पास अदर्स भी हैं, तो मे भी उसके अंदर हो। लेकिन एनीवे ये आप तरीका होता है ईटीएफ को सिलेक्ट करने का। तो जब भी आपने ईटीएफ कोई भी बाय करना है, आप उस कंपनी की साइट पे जाओ और रेलिवेंट देख लो कि अगर वो तमाम स्टॉक आपको आपके लिए अवेलेबल हैं, देन यू कैन एब्सोल्युटली बाय दीज ईटीएफ्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईटीएफ का काम। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पे कि जी ईटीएफ और इंडिविजुअल स्टॉक। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ ज़हन में रख लेना कि मैं एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि ईटीएफ इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर्स एंड एनी गिवन टाइम सम सेक्टर्स कैन बी डूइंग वेल while other might not be so. So overall risk is low. If the market is not doing well, the ETF will be impact as well. तो कहने का मकसद ये है कि ETF बेटर क्यों होता है स्टॉक से, क्योंकि किसी वजह से भी अगर आपका स्टॉक जो है वो उसकी वैल्यू चली जाती है तो यू हैव टू वेट। लेकिन ईटीएफ में क्योंकि मल्टीपल सेक्टर्स हैं, अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन है तो ऑयल सेक्टर ऊपर है, ऑयल सेक्टर डाउन है तो पावर सेक्टर ऊपर है, तो किसी ना किसी सेक्टर जो है वो चलता रहता है। तो इसमें ईटीएफ में बैलेंस होता है कि कुछ ना कुछ अगर आप लूज कर रहे हो तो बना भी रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि स्टॉक और ईटीएफ क्या होते हैं और किस तरह इसमें जो है वो सिलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट दोबारा बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड इज द कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स that are managed by professional money managers and funded by pooled investors money। अब क्या हो गया कि इन्वेस्टर्स मैं आप हैं, हमने जो है वो इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, मनी मैनेजर जो भी उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा होता है वो मनी मैनेजर होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो इस तमाम के तमाम इन्वेस्टर्स की मनी को
इन्वेस्ट करता है अपने सेंस के मुताबिक, ये एक भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं. दीज फंड्स कैन बी इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज एंड आर ऑफन ए कॉस्ट इफेक्टिव वे टू डिवर्सिफाई ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. अब ज़रूरी नहीं होता कि वो मनी मैनेजर जो है वो सिर्फ स्टॉक में लगा रहा हो, उसके पास कई रास्ते होते हैं. ठीक है, अब वो इसको स्टॉक में भी लगाएगा, वो बॉन्ड्स में भी लगा देगा. अगर उसको कोई हो सकता है गोल्ड उसको सही लग रहा हो, गोल्ड में लगा दे, ऑयल में लगा दे. उसका मेन काम क्या होता है कि मेरा फंड्स अच्छी इनकम जनरेट करे, अच्छी रिटर्न जनरेट करे. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ और स्टॉक. ईटीएफ जो होते हैं वो काइंड ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं और उसमें बाइंग परचेजिंग हो रही होती है. इधर क्योंकि फंड मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, कंपनी इन्वॉल्व है, खर्चा हो रहा होगा और एक टीम बैठी होगी जो रिसर्च कर रही होगी, वो आपके लिए अच्छे फंड जो है वो बना रही होगी, अच्छी स्कीम बना रही होगी. तो ये जो होता है वो म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल होता है, ईटीएफ और स्टॉक्स में नहीं होता. तो अब आपको समझ लग गई कि आपका मेरा पैसा, एक भाई साहब बैठे हैं या बहन जी बैठी हैं, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगी, वो हमारे लिए मनी मैनेजर के तौर पर, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होंगी उस तमाम पैसे को इन्वेस्ट करने की और उसमें अच्छी इनकम जो है वो और अच्छी रिटर्न जनरेट करने की. ज़रूरी नहीं होता कामयाबी हो जाए, बिजनेस है, मे भी ना चले, लेकिन एटलीस्ट टीम ट्राई देयर बेस्ट. अभी तक तो सब म्यूचुअल फंड ही चल रहे हैं. इसी तरह अब जो एग्जांपल आ जाती है, मैंने दो आपके ही फाइनलाइज किए हैं. एक तो महाना वालों का MICF है और दूसरा मैंने UBL म्यूचुअल फंड. ये जस्ट रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 प्रोडक्ट्स निकाली हैं, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं स्पेसिफिक बताएं जी, हमें म्यूचुअल फंड बताएं, कौन सा लें, ये लें. मैं ऐसे भाई नहीं बताऊंगा. ठीक है, आपको मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, आप देखो आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सूट करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिफरेंट म्यूचुअल फंड. फर्दर आप जाने और आपकी सिलेक्शन चाहिए तो ये स्पेसिफिक हो सकता है. हाँ, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है जैसे अब इनमें, सेम थिंग विद यू, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो क्योंकि 50% USA के स्टॉक्स हैं, 20% PSX के स्टॉक हैं, 30% जिसमें 5% ऑलमोस्ट मेरा क्रिप्टो है और 25% मेरा इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स के स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं. तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो एक कंट्री बेस्ड नहीं है, मेरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो के लिहाज से बना हुआ है. तो सिमिलर वे से अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पे हैं तो यू कैन ट्राई. अगर आपको ऑप्शन है कि आप मल्टीपल मार्केट्स के अंदर करें तो डेफिनेटली यू विल गो विद दैट. ठीक है, तो अब ये क्या बता रहे हैं आपको महाना वाले, वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो फंड है वो इन्वेस्ट इन कैश. ठीक है, उसमें अब क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हम सिलेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल एज द टू प्रिजर्व कैपिटल वाई अर्निंग ए लो रिटर्न. दे आर टिपिकली कंसिडर लो रिस्क. तो ये उन्होंने बता दिया कि उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो मनी मार्केट में है, इसके अलावा गवर्नमेंट के स्कूक बॉन्ड है उसमें है. तो इसी तरह दे इन्वेस्टेड इन डिफरेंट वेज. तो फर्दर आप इनकी वेबसाइट पे जाओ तो इन्होंने वे बताया. ये एक तरह का एग्जाम्पल है. अब अगर आप UBL में जाते हैं, जैसे मैंने ये लिंक्स लगा दिए, मैं कमेंट में पोस्ट कर दूंगा, इसको देखें. अब UBL आपको ऑप्शन क्या दे रहा है कि वो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन कह रहा है कि जी मेरे पास एक है रिटायरमेंट प्लान, फिर मेरे पास स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है. अब देख लेते हैं अब इसमें भी वो क्या क्या बता रहा है कि आपने रिटायरमेंट में सेविंग को लेना है या यानी या इस दूसरा आपने रिटायरमेंट फंड लेना है. इन नीचे उन्होंने इसकी डिटेल दी है. इसी तरह ही वो कह रहा है कि जी मेरे पास जो है वो फिर आपके लिए कन्वेंशनल और इस्लामिक है, यू कैन थिंक अबाउट इट. ये एक तरह. आप देखें इसने कितने इसमें ऑप्शन दी हुई हैं आपको. वेल्थ बिल्डर प्लान है, फिर ये इसका बताया हुआ है जो भी लेवल है. इसके अलावा आपके पास सेकंड फिर इस्लामिक का हो गया. नेक्स्ट ये कह रहा है कि जी मेरे पास आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स में अल अमीन हज सेविंग प्लान है और महाना मुनाफा प्लान है. फिर मेरे पास वेरी एग्रेसिव एलोकेशन है, ये बच्चों की सेविंग के लिए. ज़ाहिर बात है बच्चे छोटे होते हैं तो शुरू में रिस्क हो भी जाए, दैट्स फाइन, ग्रेजुअली ये चीज़ कवर हो जाती है. तो आप देख सकते हो कौन सी अप्रोच चाहिए. अगर तो आप रिस्क लेना चाहते हो तो अग्रेसिव है, अगर आप कहते हो नहीं थोड़ा रिस्क थोड़ा नहीं, वो आपका मॉडरेट है. और फिर अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक कंजर्वेटिव प्लान है. तो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली. इसके अलावा आ जाता है इनका म्यूचुअल फंड्स में नेक्स्ट कि आपके पास
कि एसेट एलोकेशन ये अब इनके कन्वेंशनल है। आई लाइक बेसिकली दिस ग्रोथ एंड इनकम फंड। आप इनमें से किसी को भी क्लिक करो तो ऑप्शन आ जाएगी। अब देखो इसमें ये स्टॉक एडवांटेज फंड है, मनी मार्केट फंड है और इनकम अपॉर्चुनिटी फंड है, एवरीथिंग अगेन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक, अप टू यू, ये आपकी कॉल है, आपने किस में इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ आइडिया दिया है मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स का। रिसर्च आपने करनी है। इजी वे क्या है इसके लिए कि आप आराम से यहाँ से यूबीएल की साइट पे जाएं और यहाँ पर साइट पे जाके, जैसे अब मैंने इनका ये वाला खोला हुआ था कि यूबीएल ग्रोथ एंड इनकम कन्वेंशनल, ठीक है। अब इसमें ये क्या बता रहे हैं, एक कैलकुलेटर दे रहे हैं आपको और जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने यानी ग्रोथ ऑफ इनकम अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन अगस्त, अगर आपने 3 अगस्त 2023 को 5 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 2 अगस्त 2024 को ये 6,37,000 ऑलमोस्ट होता। तो कितना जो, और रिटर्न जो हो रही है इन्वेस्टमेंट की वो 27.32 है। तो अब आपने ऑलमोस्ट देख लिया कि कितनी जल्दी इसने 27 की रिटर्न के लिहाज से इसने जो है वो उसको किया। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी, अगर मैं इसको अगर मैंने सपोज इसको 2024 में इन्वेस्ट किया होता और 2029 तक किया होता, लेट्स सी इट वर्क्स। तो रिज़ल्ट ओके 3,8 है, प्रॉबली इसको कर देते हैं जी 26 करके देख लेते हैं। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ मेरे से एरर आ गया होगा। चलें जी 23 से इसको अगर 26 तक किया होता, ठीक है जी। तो वो ये बता रहा है कि जी अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया होता 2023 से 2000, अच्छा वो सेम ही आ रहा है। चलें एनीवे दैट्स ओके। तो बहरहाल ये आपको कुछ आइडिया मिल गया है। आई थिंक इसको कैलकुलेटर को मैं भी दोबारा ट्राई कर लूँगा कि मे बी समथिंग आई एम मिसिंग। तो बहरहाल ये एक आइडिया है। अब ये है कि इसमें ऑल इनके म्यूचुअल फंड जो हैं वो उन्होंने बता दिए हैं। आप इनको इनकी वेबसाइट पे जाओ, एक एग्जाम्पल है, इसको मस्ट इन्वेस्टमेंट ना समझ बैठना। ये मत कहना कि जी अली ने बोला है तो नहीं, नो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ये फर्दर रिसर्च आपकी है क्योंकि आपका पैसा है। आप ये देख लो, आई मीन डेफिनेटली वन ऑफ द गुड बैंक, ये हो गया, मिज़ान हो गया। तो आप इनमें से देखो जो भी आपको सूट करता है, आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आज आपको स्टॉक, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस के लॉन्ग टाइम हॉरिजन 5 से 10 साल के लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट की टिप्स बताएं। देखो भैया, मैं टिप्स नहीं बताऊंगा, मैं ग्राफ्स को देखता हूँ, मैं लॉजिक को देखता हूँ। मेरी टिप्स बड़ी सिंपल है। आप जिस टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी यानी कि इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, एक तो आप कंसिस्टेंट हों, ठीक है। 5 साल के लिए तो फिर 5 साल उस पैसे को भूल जाएं। हर महीने एक डेट पे इन्वेस्ट करते जाएं और फिर उसका रिटर्न आपको मिलेगा। सिमिलर वो है, ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं कि मैंने सिर्फ, और एक चीज़ और है, कभी भी एक में इन्वेस्ट मत करना। अपना पोर्टफोलियो इस तरह बनाओ, किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया कि आप कोशिश करो कि आप म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ लगा लो, कुछ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो और कुछ स्टॉक में रख लो, तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शंस हों, ठीक है, इसको यूज़ करने की। तो ये चीज़ है कि आप जस्ट कंसिस्टेंट हो 5 साल या 10 साल के लिए, और एक अमाउंट जो भी है उसको आज फ़र्ज़ करें 10,000 किया एक साल, अगले साल उसको 11,000 कर दें, तीसरे साल उसको 12,000 कर दें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाएं और उसको वेट करें कि कितनी रिटर्न बन रही है। ओके, अब ये व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। कैसे चेक करें कि म्यूचुअल फंड्स की एग्ज़िट फ़ीस कितनी है परचेज़ करने से पहले। जो भी फंड्स आप सेलेक्ट करो, जैसे यूबीएल है, आई थिंक जैसे आप अकाउंट ओपन करोगे इनके मैनेजमेंट होती है यहाँ पर, और आई एम श्योर कि ये इसमें भी इन्होंने जैसे कुछ ना कुछ नीचे आपको बताया होगा। ये इन्वेस्ट नाउ में इन्होंने बताया, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन और आप बताएं, और आई थिंक जैसे ही करेंगे ये आपको अपडेट कर देंगे कि इनकी फ़ीस क्या है। बाकी रिस्क लेवल वगैरह तो इन्होंने अपना बताया हुआ है कि 500 रुपये से खुल सकता है, और उसके अलावा इनकी मैनेजमेंट फ़ीस जो है वो अप टू 2.5% है, नॉट एक्सीड मैक्स। तो ये किसी हद तक आपको पता लग गया है इसका, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये आंसर मिल गया आपको। फॉर बिगनर्स देयर शुड बी सम मोर क्लैरिटी ऑन फाइंडिंग ए बेटर म्यूचुअल फंड्स। मैंने बता दिया है कि आपको भी
कि मोस्ट पीपल लाइक मी डोंट नो द फाइनेंशियल सिस्टम बट स्टिल वांट टू मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मंथली इनकम अकाउंट। मैंने अगर एब्सोल्युटली अगर आप मंथली इनकम की बात करते हो, मैंने महाना का आपको साथ कई दफ़ा शेयर किया, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। आप उसको सोच लें, देख लें अगर आपको सूट करता है। मैंने यूबीएल के आज सारे शेयर कर दिए हैं। जो भी म्यूचुअल फंड आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, यानी बच्चों के लिए, रिटायरमेंट के लिए, सेविंग्स के लिए, आप उसको सिलेक्ट करें और कंसिस्टेंट वे से इन्वेस्ट करते चले जाइए, ठीक है। इफ़ माई सेविंग इज 10,000, then how I invest that? Buy one stock share of 10,000 every month or diversify my investment strategy? मैंने आई थिंक इनको डिटेल आंसर किया था एक और वीडियो में, मैं फ्यूचर में लेकर आऊँगा जिसके अंदर हम इस चीज़ को डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने इनको बताने की कोशिश की थी कि आप मेरी अप्रोच, अगर आप मेरी, मुझे पता है कि मैंने 10,000 महीने का इन्वेस्ट करना है तो मैं एक जगह पर नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि मैं महाना का सेव प्लस के अंदर 5,000 इन्वेस्ट कर दूंगा महीने का। मैं ईटीएफ जो है वो मेज़ान का, यूबीएल का, एनआईटी का, महाना का, किसी के भी ईटीएफ के अंदर 2,500 महीने का लगाऊंगा और बाकी 2,500 का मैं स्टॉक लूंगा जो स्टॉक डिविडेंड देता होगा। मेरी अप्रोच ये होगी क्योंकि अर्ली मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न भी चाहिए। तो एक अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा और थिंक अबाउट कि हाउ पीपल थिंक अबाउट इट। तो मैंने ये इनको एग्जांपल दी थी कि कभी भी आपने अंडे एक टोकरी में भैया मत रखो दोस्तों, इट्स रिस्की अगर एक ही टोकरी में हम सारे अंडे रखें, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, देखें कुछ दोस्तों की कॉल आई, ये एक स्टॉक है, स्पेसिफिक कर रहा हूं लेकिन देखें हम लोग क्या सोचते हैं। ये स्टॉक की ना कोई न्यूज़ इन्होंने निकाल दी कि जी इनका कोई एग्रीमेंट हो रहा है कोई इलेक्ट्रिक बैटरी का, मुझे नहीं पता, दोस्तों ने मेरे साथ शेयर की कि जी क्या कहता हो। मार्केट में वाजे लिखा है कि ये स्टॉक जो है ये डिफॉल्टर है, ठीक है। और अगर आप इसका एक साल का देखो चार्ट, ये तकरीबन यानी ऑलमोस्ट 5 रुपए का था ये जून 4 2024 को, ठीक है। उसके बाद जून 4 के बाद ये चलता चलता ये भाई साहब पहुंच गए जी ऑलमोस्ट 100 और 143 पे। इसका मतलब है कि बिग जो बड़ी मछलियों ने पैसा बना लिया, पैसा पहले वैल्यू चढ़ाते गए, लोग इन्वेस्ट करते गए, देखा भी नहीं कि डिफॉल्टर है और इन्वेस्ट करते 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 यहाँ पर पहुँचे। अब जैसे ही यहाँ पर पहुँच गए उसके बाद उन्होंने पैसा बना लिया, वो निकल गए। अब निकलने का क्या था, जिन्होंने यहाँ से बाइंग की है अब ये डेली क्या कर रहा है, ये लोअर लॉक लगाता जा रहा है। अब कहाँ से कहाँ हुआ कि अब देख रहे हैं कैसे ग्रेजुअली ऊपर गया और फिर ये गिरता जा रहा है, बिल्कुल इसकी कर्व स्ट्रेट है। और ये होपफुली अपनी जो प्रीवियस वैल्यू थी इसकी जून में 5 रुपये 6 रुपये पे आ जाएगा। प्लीज़ रिसर्च करो। जब भी ये हमारे मुल्कों में बहुत है, जो एक काम कर रहा होता है दूसरा कहता है मैंने ये करना ही करना है क्योंकि वो उसने किया। नो, आपकी मनी है, बहुत मुश्किल से कमाई है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शॉर्ट्स खेलने की। एटलीस्ट जो भी को आपको कोई रेफर करता है आप उसको साइट्स पे जाके देखो तो सही। मैंने आपको एक ईजी वे बताया है कि अगर किसी भी आपने कंपनी की साइट पे जाना है, पहले उसके फाइनेंस में जाएं और कुछ ना देखो तो चेक कर लो कि उसने उसकी अर्निंग पर शेयर क्या देख रहे हो, रेड में है, कुछ भी नहीं कमा रहे। फिर उसका पे आउट्स देखो क्या है, ये पे आउट कहाँ दिया था जी इसने, ठीक है, ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। तो ये इसकी ग्रोथ है। पे आउट जो मिला था कभी 2005 में होगा, ठीक है, डिविडेंड फॉर द ईयर, पता नहीं क्या था। तो कहने का मकसद है कि देखे बगैर जंप लगा दिया। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जी क्या करें, एग्जिट ले लें। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब कोई ऐसा स्टॉक होगा 5 रुपए पे बेचने से बजाय बेहतर है जहां भी बिकता है बेच लो। अब आपने गलती कर दी, मुझे तो उस पर आ रहा है जिसने इस पॉइंट पे इसको जो है बाय किया होगा, यानी जिसने 143 पे इसको बाय किया वो बेचारे की तो वॉट लगी अगर उसने 1,000, अभी मुझे नहीं पता कितना लिया है, लेकिन अब जैसे जैसे जा रहा है वो वेट कर रहा होगा कि नहीं जी ये बढ़ेगा। भैया वो डिफॉल्टर है, वो कब बढ़ेगा हो मुझे नहीं पता, रीजन क्या डिफॉल्ट की, मे भी बढ़ जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप अपनी पैसे को ऐसे बर्बाद मत करें, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उनका रिटर्न देख लिया करें, उनकी फाइनेंशियल शीट देख लिया करें, उनका पे आउट देख लिया करें, तब जाएं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। अब जो जिन लोगों ने मुझे पूछा इसका क्या करें, मैं तो वही कहूँगा कि अगर आपको बिलीव है इस कंपनी पे कि जी ये चढ़ सही है, इसके हो सकता है कुछ चेंजेस की हो, मुझे आइडिया नहीं है, सुनने में आ रहा था कुछ चेंजिंग्स हैं, या तो वेट कर लें अगर बहुत बड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं। अगर मैं होता, ये मिस्टेक कर चुका होता, मैं पहली स्ट्रेटजी में एग्जिट हो जाता यहाँ से, क्योंकि समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दी थी कि इन्वेस्टमेंट में इमोशनल नहीं होना, इन्वेस्टमेंट में देखना है, कंपनी को जांचना है और फिर रिसर्च करनी। मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं हूँ,
एक मिसाल दी आपको कि ऐसी मिस्टेक्स मत करें। आपके पैसा, आपकी अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत मुश्किल से कमाया, ठीक है। ये हो गया। तो फर्दर चलें, फिर मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आप ओपन कमेंट्स में नहीं करना चाहते, पर्सनल मेरे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ali_hassan57,000@yahoo.com। तो फिर आपसे नेक्स्ट पे मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।